और ऐसे में देखिए अब 7 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है आपका संदीप चौधरी से मुलाकात का। तो ऐसे में देश का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर और इस बड़ी कवरेज को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी संदीप चौधरी। संदीप, शुक्रिया रोमाना। और जितना जोश, जुनून, उत्साह आप दिखा रही हैं और दिल की धड़कनें राजनीतिक दलों की ही नहीं हमारे दर्शकों की भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं। एग्जिट पोल, ये एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। अभी हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन एक बानगी, एक खाका, एक ट्रेंड जरूर पकड़ में आती दिखाई देती है जब एग्जिट पोल के नतीजे हम आपके सामने पेश करते हैं। और ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल है। और अब तक 543 में से 133 सीटों के रुझान, ये अंतिम नतीजे नहीं है, फिर से रेखांकित करना चाहूंगा, वो आपके सामने हमने दिखाए हैं। और यहां पर अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है, 65 से 77 सीटें और एनडीए 47 से 66। लेकिन इंडिया के खेमे में अगर बाछें वो शरीर के जिस भी हिस्से में हो, अगर वो खिल रही हैं तो वो जल्दबाजी ना हो जाए, क्योंकि अभी वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी के फुटप्रिंट्स बढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन यहां भी बीजेपी उन्हें बढ़ाती दिख रही है। इंडिया के लिए अच्छी खबर है, अब तक जो हमने चर्चा की है वो केरला हो या तमिलनाडु हो या तेलंगाना, आंध्र, इनका हमने जिक्र किया है। लेकिन अब मैं शुरुआत करूंगा एक ऐसे राज्य से जिसके बारे में पिछले 2 महीनों से भी ज्यादा से हम कहते आ रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स हैं, 4 स्विंग स्टेट्स, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और कर्नाटक भी दक्षिण में ही आता है। अभी हमने दक्षिण भारत पर ही ज्यादा जोर दिया है। पूर्वोत्तर की भी तस्वीर आपके सामने पेश की, तो बिना लार लपेट आपके सामने अब मैं पेश कर रहा हूं कर्नाटक के हमारे आंकड़े। और कर्नाटक क्या कह रहा है? कर्नाटक में जो एनडीए का गठबंधन है, 54% वोट बैंक, बीजेपी और जेडीएस यहां कदम ताल कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन, सीधा सीधा कहूं तो कांग्रेस पार्टी, वो 42%। और कांग्रेस ने यहां पर विधानसभा में जीत दर्ज की थी। जीत भी ऐसी कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली उससे दोगुनी से भी ज्यादा कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई थी। तो ये स्विंग हो रहा है क्या? इंडिया 42 और एनडीए 54% वोट बैंक, 12% का अंतर। और यह अंतर सीटों में कैसे तब्दील होता है, अब वो आंकड़ा आपके सामने मैं पेश कर दूं। 28 सीटें हैं, 23 से 25 एनडीए जीतता हुआ, इसमें जेडीएस भी है शामिल। और इंडिया गठबंधन को 3 से 5। पिछली दफा बीजेपी अकेले दम पर 25 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। तो कोई बड़ा नुकसान यहां पर नहीं हो रहा है, बल्कि नुकसान भी सही शब्द नहीं होगा, हल्का सा डेंट, 1-1.5 सीट का नुकसान हो सकता है यहां पर बीजेपी को। और जो बैंक कर रही थी कांग्रेस पार्टी कि साउथ में, दक्षिण में हम ऐसी लीड ले लेंगे कि बीजेपी के लिए दिक्कत का सबब हो जाएगा, वैसा होता नहीं दिख रहा है। चर्चा में मेरे साथ अभय दुबे, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, श्री दत्तन हैं और ये दक्षिण के एक्सपर्ट हैं, राकेश शुक्ला मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, सीधी बात करते हैं। और सीधा सवाल मेरे कार्यक्रम का नाम है, पर आज तो हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, पर सीधा सवाल तब भी करूंगा प्रभु आपसे, क्योंकि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जिसका अच्छा खासा दखल है दक्षिण में, आप उसके संपादक भी हैं। यहां तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई बड़ा स्विंग नहीं आया, अपने किले को बरकरार रखने में बीजेपी कामयाब होती दिख रही है। बड़ी हेडलाइन कर्नाटक से ये आ रही है क्या प्रभु? साउथ में आप देखा होगा कि पिछले लगभग 15 सालों से गुजरात और मध्य प्रदेश के बाद साउथ का एक स्टेट जो बीजेपी का गढ़ बना है वो कर्नाटका बना है।
वो हारते रहे हैं, परंतु हमेशा या तो सरकार में रहे या नंबर 2 बड़े नंबर 1999 से 16 सीटों से नीचे नहीं आए, कभी नहीं आए। तो इसलिए कह रहा हूँ, तब से आप इसके अंदर कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमेशा असेंबली में हालांकि कांग्रेस जीत गई, वहाँ पर लोकल नहीं था, तो कर्नाटका के अंदर हमेशा यही लगता है इस बार तो मोदी मैजिक चल गया वहाँ पर, क्योंकि लोग कह रहे नहीं कर्नाटका में नुकसान होगा अगर ये एग्जिट पोल आपका एग्जिट पोल में बदल जाता है। 12% वोट प्रतिशत, ये अंतर कोई मामूली अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। इसको कन्वर्ट करना कि जैसे इसको जो एग्जिट पोल के अंदर 12% का अंतर आ रहा है, उसका मतलब ये है कि मोदी जी के प्रति जो भी वहाँ पर आस्था लोगों की है, आस्था वर्ड यूज कर रहा हूँ जान करके मैं, तो उसी की वजह से ये इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, वोटों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये साउथ के अंदर कर्नाटका गुजरात की तरह एक ऐसा गढ़ बनता जा रहा है सेंट्रल पार्टी के लिए कि वो पर वहाँ पर कोई भी पार्टी, पर वो तो तटीय कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक में कि जी ज्यादा दखल दिया है या ज्यादा पैठ की है बीजेपी ने, बीजेपी के और मोदी का करिश्मा विधानसभा चुनाव में तो नहीं चला था। नहीं, पर ऐसा क्या खेल पलटा? मैं कह रहा हूँ मोदी फैक्टर, मैंने पहले भी कहा मोदी मैजिक, जो ये आप लगातार कहते हैं, लगातार कह रहा हूँ पहले दिन से कि बीजेपी का अपना एक सेट वोट है, फिक्स वोट है, उनको कॉन्स्टिट्यूंसी या कोर कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं उसको। मैं कहता हूँ 200 सीटें जो 180 से 200 सीटें ऐसी है सारे देश के अंदर, और कर्नाटक के अंदर 15 सीटें तो ऐसी है जो बीजेपी के पास हमेशा जाएंगी। ये मोदी फैक्टर है, उसकी वजह से 15 से 23 हो जाती है, 28 हो जाती है, 27 हो जाती है, उसी अंदर रहते हैं। तो मोदी का जो फैक्टर है, मोदी कितना एडिशनल लाते हैं, मोदी बीजेपी के अलायंस पार्टनर लीडर हैं उनके, तो अलायंस को अगर अलाई मान लें तो मोदी की वजह से ये बाकी जो सीटें आ रही हैं वो मोदी के नाम से आ रही है, मोदी के तो ये मोदी फैक्टर काम करता दिखाई दे रहा है क्या? हम लगातार अंडर करंट की बात कर रहे थे, पर ये एक करंट भी दिखाई देता है क्या? श्री दत्तन, आप थोड़े से क्या कंफर्टेबल हैं इन आंकड़ों को लेकर? क्योंकि वी कैन अग्री टू डिसअग्री ऑल्सो, ये कोई जरूरी नहीं है ये एबीपी न्यूज सी वोटर के आंकड़े हैं तो भाई यही अंतिम सत्य हमने पेश कर दिया है। चौंकाते हैं ये आंकड़े या यही उम्मीद थी? आप सही कहा था, ये एक्सैक्ट पोल नहीं है, फिर भी मैं आई विल गो विथ प्रभु सर। उन्होंने जो बोला था वो मोदी इज ए बिग फैक्टर इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड लास्ट टाइम ऑल्सो आपने असेंबली इलेक्शन का जिक्र किया था। आप देखिए असेंबली इलेक्शन में भी बीजेपी का स्केल नीचे जा रहा था। मोदी जी वहाँ पर कैंपेन किया 6 दिन, उसके बाद उसका थोड़ा सा बीजेपी का इंप्रूवमेंट हुआ है। तो इसलिए मोदी फैक्टर, चुनाव लोकलाइज नहीं हुए। हम लगातार एक बात और चर्चा कर रहे थे कि इस बार चुनाव स्थानीय होते जा रहे हैं, बिल्कुल, तो मतलब स्थानीय पुट नहीं था कर्नाटक में। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, इसमें जो है ना वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी अभी कांग्रेस के लिए बहुत भारी हुआ है इस बार। बहुत सारा कम्युनल इश्यूज भी है वहाँ पर, आपने देखा होगा कम्युनल इश्यू भी आ गया। तो प्लस मोदी फैक्टर, इट हैज प्लेड ए मेजर रोल फॉर, और जेडीएस के साथ जो गठबंधन कर लिया, एग्जैक्टली दैट कास्ट इक्वेशन आल्सो फेवर्ड बीजेपी। इवन विदाउट दैट आल्सो लास्ट टाइम बीजेपी ने जीत हासिल की है। पर वहां पर जो वो 2976 वीडियो क्लिप्स वायरल हुई, प्रज्वल रेवन्ना वापस आए, आप गिरफ्तारी हुई, उसकी मार या कमजोर कड़ी कहीं जेडीएस ना साबित हो जाए? दैट वोंट अफेक्ट मोदी कैरिस्मा। वो मोदी जी वहाँ पर एक गुजरात के बारे में कहते हैं, कर्नाटका इज द हिंदुत्व लैब ऑफ साउथ इंडिया। हिंदुत्व लैब ऑफ साउथ इंडिया। आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल तक खबर ये आ रही थी एग्जिट पोल से एग्जिट कर गई है कांग्रेस, लेकिन वो आज आए और ये अच्छा किया। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आना चाहिए। और साथ ही साथ कृष्णा हेगड़े हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एकनाथ शिंदे गुट, जो अब असल शिवसेना है। और यहां पर मैं एक और स्विंग स्टेट को ले आता हूं, तब राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के भी बयान में लूंगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र एक और राज्य था कि भाई ये 2024 का जो नतीजा आएगा 4 जून को तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। और उत्तर प्रदेश के बाद 48 सीटों के साथ दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र से आती हैं। और यहां पर पिछली दफा एनडीए, तब शिवसेना एक ही थी और शिवसेना बीजेपी के साथ सहयोगी थी, तो 41 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। अब आंकड़ा क्या कहता है? पहले वोट शेयर, और यहां अब खेल देखिए, एनडीए 45, इंडिया 44, नेक टू नेक यहां पर फाइट हो रही है, वेरी लिटिल टू चूज।
और अगर इसको सीटों में तब्दील कर दें तो ये आंकड़ा एनडीए 22 से 26 और इंडिया 23 से 25। अब इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ हूं और ये अभी मैं सी वोटर वालों से भी पूछने वाला हूं। एनडीए का 4 सीटों तक का 22 से 26 दे दिया और इंडिया का 23 से 25, 23 से फिर वो 27 होना चाहिए था। तो क्या इंडिया वहां पर हल्का सा मतलब नाक बराबर बढ़त बना रहा है क्या? और इसमें एक और चीज दिलचस्प होगी, दरअसल एनडीए और इंडिया गठबंधन की सही मायने में लड़ाई पूरे भारत में कहीं हुई है वो महाराष्ट्र में हुई है। दोनों जगह अपने मुकम्मल गठबंधन थे और खास बात यह लागू होती है इंडिया पर, क्योंकि यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस का गठबंधन था और उधर बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ गठबंधन में थी। और यहां पर अच्छी खबर नहीं है एनडीए के लिए, क्योंकि ऊपर का आंकड़ा भी ले ले 26 का तो भी 15 सीटों का यहां पर एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी, बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी थी, इन 22 से 26 में बीजेपी कितनी जीत रही है? 23 जीती थी पिछली बार, 25 पर लड़ी थी। 23 से नीचे है क्या? तो बीजेपी के अपने खाते में कुछ डेंट हो रहा है क्या? आलोक, महाराष्ट्र क्या कह रहा है? उम्मीद के अनुसार है, यहां पर गठबंधन मुकम्मल था तो टक्कर भी कांटे की दिख रही है। देखिए संदीप भाई, इसमें 11% वोट जो है सी वोटर दिखा रहा है अदर्स का। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वहां पर 44 और 45 आसपास ही है। मुझे लगता है सीट टू सीट किसके कितने मार्जिन है, क्या रहेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी जो हमारे इंटरनल सर्वे हैं वो हमारा 30+ जो है वो इंडिया गठबंधन का महाराष्ट्र में आना चाहिए। ये ग्राउंड की रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो अभी आंकड़े सामने आए हैं 44 और 45% वोट के, उसमें कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 30+ हमारी हैं और उसको हम किस रूप में देखें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड की रिपोर्ट जो है वो हमारे पास 30+ की है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है। वोट परसेंटेज को भी मैं बहुत गलत आंकड़ा नहीं जो ठहरा है रहा हूं। मराठा, वोट परसेंटेज भी मराठा, मुस्लिम और दलित कंबाइन के ऊपर आप अभी भरोसा गड़ाए बैठे हैं कि ये समीकरण जो बने वो काम निकाल जाएंगे, आपके महाराष्ट्र में नैया पार करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। केवल कास्ट इक्वेशन के बेसिस की बात नहीं है। महाराष्ट्र के लोग तो पूरी तरह से पिछले कई वर्षों से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। हमने वोट किसको दिया, कौन अपोजिशन में है, कौन सरकार चला रहा है, किसके एमएलए बीजेपी ने खरीद लिए, किसके 50 खोके कहाँ चले गए। तो महाराष्ट्र की जनता ने ये देखा कि अच्छी भली एक चुनी हुई सरकार थी महागठबंधन की, उसको बीजेपी ने डिस्टेबलाइज किया। और किस तरह से किया, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तो असली नकली और तमाम मीडिया में और तमाम गद्दारी के मुद्दे चले हैं। पर कर्नाटक ने मायूस किया क्या? कर्नाटक में आप कुछ खास गुल नहीं खिला पा रहे हैं, 3 से 5 सीटें। नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप भाई, ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो 3 से 5 वाली बिल्कुल किसी भी सूरत में नहीं क्या है आपकी रिपोर्ट? बहुत अच्छा हमारा आंकड़ा रहना चाहिए कर्नाटक में। और हमने जो वायदे नहीं, ताल ठोक दीजिए। अब तो हम भी तो आंकड़ा बता रहे हैं, कोई एग्जैक्ट साइंस तो है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं है। आपका आंकड़ा कितना है कर्नाटक का? देखिए, मेरा आंकड़ा पर्सनल ये है कि 16+ कर्नाटक में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की आनी चाहिए। 16+। 16+ की बात आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल सत्यता से परे नजर आ सत्यता से परे है क्या? अब 4 तारीख है, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में ये बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है क्या? एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने कमजोर कड़ी साबित हुए क्या? सवाल होगा सीधा कृष्णा हेगड़े से। तो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे एग्जिट पोल, आप देख रहे हैं 209 सीटों के आंकड़े, ये अंतिम नतीजे नहीं है, वो आपके सामने पेश किए हैं। और दोनों ही गठबंधन अब दहाई का आंकड़ा पार कर ट्रिपल फिगर्स में भी जाते दिख रहे हैं। ऊपर का आंकड़ा एनडीए 92 से 117, इंडिया 91 से 107। अभी बराबर की टक्कर लग रही है, लेकिन दक्षिण का पुट इसमें ज्यादा है। पर दक्षिण से भी कांग्रेस के लिए कर्नाटक से अच्छी खबर नहीं आ रही है। पर महाराष्ट्र में
अच्छी खबर एकनाथ शिंदे और अजित पवार और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी नहीं आ रही है। कृष्णा हेगड़े कमजोर कड़ी साबित हो गए। जो ये आंकड़ा है 22 से 26, 28 सीटें तो बीजेपी जीती। बीजेपी वाले कहते हैं 22-23 तो हम जीतेंगे, मतलब आपने कुछ भी नहीं, आपके पल्ले हाथ कुछ नहीं आने वाला। संदीप भैया क्या है, अभी हमें गठबंधन करके लड़ रहे हैं, तीनों एक साथ लड़ रहे हैं। साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी है। आलोक भाई ने कहा कि महाराष्ट्र के जनता को हमने ठगा। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 में शिवसेना बीजेपी साथ में थी और हम साथ में इलेक्शन में गए थे और आज भी साथ में इलेक्शन में गए। अगर किसी ने ठगा है तो उद्धव जी की पार्टी ने जाके उनको अब ये ठगा तो है। पुरानी बातें उन्होंने हो शरद गई, पवार जो साहब बीत गई सो नहीं, नहीं, बात गई, चुनावी नतीजे क्योंकि आने उन्होंने वाले कहा हैं। मेरा सवाल सीधा है, 15 सीटों पर चुनाव देखिए- आपने लड़ा कृष्णा भाई, देखिए 15 में संदीप से एकनाथ शिंदे गुट असली शिवसेना कितनी सीट जीतने वाली है? 22 से 26 का है हमारा आंकड़ा, आकलन हमारा कि आप जीतेंगे गठबंधन के तौर पर। देखिए 40 से ऊपर सीट हम महाराष्ट्र में जीतेंगे। कांटे की टक्कर हुई है वो सच बात है, लेकिन छोटे छोटे मार्जिन से हमारे सीट बाहर निकलेंगे, हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि 40 से भी एक सीट कम हम यहाँ पर एनडीए नहीं हारेगी, 40 के ऊपर ही हम जीतेगी। आपकी पार्टी पर अस्तित्व का खतरा भी मंडरा सकता है क्या? बात लोकसभा पर नहीं रुकेगी, महाराष्ट्र में विधानसभा के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये नहीं, सिर्फ बिल्कुल यहाँ पे नहीं। महाराष्ट्र की दिलचस्प बात ये भी है। देखिए हमारे जो परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र में वो अच्छा रहेगा और अगला विधानसभा का इलेक्शन भी एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है अभय दुबे, 2 स्विंग स्टेट्स, एक में स्विंग दिख रहा है एनडीए को 15 सीटों तक का, बल्कि 15 से भी ज्यादा अगर मैं नीचे का आंकड़ा लगाऊं तो 19 सीटों तक का भी नुकसान हो सकता है। लेकिन कर्नाटक पावर फॉर कॉज। देखिए कर्नाटक में अगर सी वोटर के आंकड़े सही साबित होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक अपने इतिहास को दोहरा रहा है और जो कांग्रेस की अहिंदा रणनीति थी जिसके तहत वो मुसलमान और ओबीसी वगैरह का एक जोड़ बनाते थे, जो विधानसभा में कामयाब हुई उनकी, बड़े काफी पैमाने पर कामयाब हुई, वो लोकसभा में बिल्कुल नहीं चली। तो जाहिर है कि अगर लोकसभा में वो बिल्कुल नहीं चली, अगर थोड़ी बहुत भी चलती तो कम से कम कांग्रेस वहां पर, जैसा कि हम पहले से अनुमान लग रहा था कि 10 से लेकर 11 सीटें, मेरा अपना अनुमान था कि 10 से 11 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि वो वहां पर नहीं चली। अब असली नतीजा क्या होगा ये बाद में समझ में आएगा। कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि हर बार जब लोकसभा चुनाव होता है तब विधानसभा चुनाव के विपरीत बिल्कुल आंकड़े वहां पर कर्नाटक में आते हैं। इस चीज पे सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आपने एक दिलचस्प बात कह दी, एंड आप सारे वरिष्ठ हैं, आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर थोड़ा सा नटखट भी हूं मैं। आपको थोड़ा सा मुश्किल चारों को स्थिति में डालता हूं। कर्नाटक में आपका अंदाजा क्या है, कांग्रेस कितनी जीतेगी, बीजेपी कितनी? मेरा अंदाजा ये था और अभी भी है कि 10 से लेकर 11 सीटें वहां पर कर्नाटक में कांग्रेस जीत सकती है। श्री दत्तन, मेरे मानना ये एग्जैक्टली गोस अकॉर्डिंग टू दिस जो एबीपी का पोल कह रहा है। राकेश भाई, मैं 17 से 18 मान के चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी। 17 से 18 मतलब 10 से 11 कांग्रेस के खाते में। प्रभु, कभी पहले भी कहा मैंने, कभी मुझे फिर कह रहा मालूम हूँ, था, इसीलिए मैंने आखिर के लिए रखा आपने आपको। पूछा इसलिए कि मैं जवाब जरूर दूंगा, पर ये जो रिजल्ट आ रहा है कि कांग्रेस की इतनी बुरी हालत होने वाली नहीं है, नहीं उनको है। 1-2 सीटें कर सकती और है। महाराष्ट्र के बारे में आकलन? महाराष्ट्र का ठीक लग रहा है मेरे को, लगभग इतना ही आने वाला रिजल्ट। राकेश भाई, यदि महाराष्ट्र का ये रिजल्ट जो है ना, ये जो एग्जिट पोल है, यदि ये परिणाम में बदला तो इसका मतलब ये हुआ। नहीं, आपका आकलन क्या है? परिणाम तो वो बदलेगा, अपना आकलन बताइए। नहीं, महाराष्ट्र पे तो मुझे लगता है कि सेम स्थितियां रहने वाली हैं। यही स्थिति रहेगी। सेम स्थिति रहने वाला है। नहीं, कुछ बेहतर मेरे ख्याल से जो इंडिया गठबंधन है 30 तक भी जा सकता है। हाँ, थोड़ा और बेहतर करेगा इससे। और बेहतर करेगा। तो देखिए, टक्कर तो हमेशा है, टक्कर तो हर जगह जब जोरदार हम है। आकलन करते हैं, सी वोटर ने एक आकलन किया है, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है, पर हम आपको थोड़ा ऐड ऑन भी करके देते हैं, उम्मीद से ज्यादा देते हैं। चुनावी मौसम है, आजकल गारंटियों का मौसम चल रहा है, बहुत सारे वादे इरादे जाहिर होते हैं, तो कुछ आंकड़े बढ़ाकर भी आपके सामने आपकी सहूलियत के लिए मैं पेश कर रहा हूं। और अब बात करते हैं देश के दिल की, अजब गजब मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहे छत्तीसगढ़, कुल मिलाकर 40 सीटें। लेकिन पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की 29 सीटों की, और यहां पर एनडीए गठबंधन 54% वोट बैंक, 50 से ऊपर।
और इंडिया 38%। इसको सीधा सीधा मान लीजिए, बीजेपी और कांग्रेस 16% का अंतर। और ये अंतर सीटों में कैसे तब्दील होता है, अब वो आंकड़ा भी आपके सामने पेश कर देता हूं। 29 में से 26 से 28, पिछली बार बीजेपी 29 में से 28 सीटें जीती थी। रिपीट हो सकता है, रिपीट परफॉर्मेंस हो रही है क्या? और इंडिया 1 से 3, तो या तो पुरानी स्थिति रहेगी, और अगर कुछ गेन भी हुआ मामूली सा फायदा होगा कांग्रेस को। और अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव भी हुए थे अभी दिसंबर के महीने में। दोनों जगह बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई थी, और बहुत से लोगों को चौंकाया भी था कि अरे मध्य प्रदेश तो डन डील हो गई, कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाई। छत्तीसगढ़ में 61% वोट बैंक बीजेपी का है। इंडिया भूल जाइए, इंडिया भूल जाए, सीधी टक्कर है यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में। और 33%, यानी कि यहां पर 28% का अंतर। तो सीटों में तब्दील करने की क्या जरूरत भी महसूस हो रही है आपको, क्योंकि तो राइटिंग इज ऑन द वॉल। और जो सीटें हैं वो 11 सीटें 2 कांग्रेस के खाते में गई थी पिछली दफा, 9 जीत गई थी बीजेपी। इस बार बढ़ाती ही दिख रही है, 1 सीट ही सही, लेकिन इजाफा होता दिख रहा है। हो सकता है दोनों की दोनों सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी वो भी बीजेपी हथियाने में कामयाब हो जाए। अब यहां पर एक और पहलू है, उस पर मैं आऊंगा, उसका ध्यान रखिएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो डायरेक्ट फाइट होती है, 2 आंकड़े हैं कि 192 में हुई थी सीटों पर, 2019 में से 178 बीजेपी जीत गई। कुछ लोग कहते हैं 161 है वो दरअसल आंकड़ा, 147 बीजेपी जीत गई। दोनों में स्ट्राइक रेट, सक्सेस रेट 91% था। और यह चुनाव तय इस बात पर होगा, क्या बीजेपी की इस बढ़त, इस 91% के स्ट्राइक रेट पर कांग्रेस कुछ सेंधमारी कर पाती है या नहीं। और राकेश, यहां तो सेंधमारी नहीं हो रही है, देश का दिल तो बीजेपी के लिए ही धड़क रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है ये आंकड़ा जो है उसमें जो 3 सीटें दी जा रही ना मध्य प्रदेश में, हाँ, मुझे नहीं लगता आपके छिंदवाड़ा छोड़ के यदि कांग्रेस जीतेगी तो सिर्फ झाबुआ सीट पे जीत हासिल कर सकती है। इसके अलावा 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलना तय है। 2-3 सीटों पे जरूर इनका लड़ाई है, और लड़ाई होने का कारण है बीएसपी की तरफ से बागी जो खड़े हुए हैं वो हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बागी। लेकिन इस आंकड़े के आधार पे 54%, 2019 में भी 54% वोट था और 28 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो इस बार भी एक जगह 16% का अंतर, छत्तीसगढ़ में 28% का और अंतर। जो आप छत्तीसगढ़ में दिखा रहे कि 1 सीट कांग्रेस ले जा सकती है, पिछली बार कांग्रेस 2 सीटों पे जीती थी, बस्तर और कोरबा। लेकिन इस बार जो 61% वोट है उसमें भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 सीट जीत रही है, जो मेरे पास जानकारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का खाता खुलेगा, इसमें मुझे संदेह है। तो यहां पर कांग्रेस जो बहुत जोश में आती दिखी तीसरे चौथे चरण के बाद, वो कोई काम जो संगठन की गैर मौजूदगी है दरअसल, और निष्क्रियता भी। भाई कमलनाथ पर आरोप लगे थे, आलोक भाई लगे थे ना, कि वो तो चुनाव में पहले ही हथियार डालकर बैठ गए, तो संगठन क्या खड़ा ही नहीं हो पाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। ये 40 सीटों में से मतलब 2 या 3 सीटें ही आपको आती दिख रही हैं बेस्ट केस सिनारियो में। ऐसा भी हो सकता है सुपड़ा साफ हो जाए आपका। देखिए, मध्य प्रदेश में तो मैं काफ़ी हद तक जो वोट परसेंटेजेस हैं, क्योंकि पहले भी काफ़ी बड़ा वोट परसेंट 8-9% का डिफरेंस रहा, और कहीं ना कहीं बहुत लंबा समय बीजेपी के शासन का रहा है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता। लेकिन जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो मैं पुनः कहूँगा कि मैं इन आंकड़ों से सहमत नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, भूपेश बघेल जी और तमाम ठीक ठाक लीडर्स ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है कि इन आंकड़ों में परिवर्तन देखने को लड़ा है कि लड़खड़ा गए? नहीं, ऐसा नहीं है, लड़खड़ाए कुछ सीटों पर ज़रूर कमियां रही होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें
तो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी राज्य की सरकारों की थी। मोदी जी ने तमाम जितने भी वायदे किए थे 6 महीने बीतने के बाद भी उनमें किसी पर कोई अमल नहीं हुआ। धान की खरीदी से लेकर तमाम, क्योंकि अब चुनाव समाप्त हो गया तो गिनवाना ठीक नहीं है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी। जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार, आपकी आपस की अंतरकलह, भीतर घात, वो कमलनाथ की एक कांग्रेस है, एक कांग्रेस दिग्विजय सिंह की है, एक कांग्रेस यादव साहब की है, एक जीतू पटवारी को नई जिम्मेदारी दी गई। यही हाल छत्तीसगढ़ में। ये दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत का सबब बन गया है क्या, अगर इन आंकड़ों को हम अंतिम नतीजों की एक बानगी देखें तो? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें कंपटीशन, प्रतियोगिता और सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो शिवराज सिंह चौहान के तमाम बयान किस तरह के एक हेल्दी कंपटीशन होता है, मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके बीच एक में किस तरह का प्रतिस्पर्धा होती है, एक अराजकता होती है कि रायता ही फैला हुआ है, समेट ही नहीं रहा कोई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि कहीं पर रायता फैला हुआ था। ठीक है, अभी एग्जिट पोल है, मैं एग्जिट पोल पर भी छत्तीसगढ़ को तो पूरी तरह से नकारता ही हूं। मध्य प्रदेश में भी मैं समझता हूं हम बेहतर सीटों पर जीतकर चुनाव जीतकर आएंगे, लेकिन जिस तरह के रिजल्ट थे तो मध्य प्रदेश आंकड़ा बता हमें भी दीजिए। इंटरनल 4 तारीख के लिए ये मैं सब रिकॉर्ड करके रखूंगा। मध्य प्रदेश में कितनी जीतेंगे आप? देखिए, मेरे पास मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं इस बार नहीं गया और मध्य प्रदेश के ग्राउंड की रिपोर्ट मेरे पास बहुत होगी ज्यादा आपकी नहीं पार्टी है, की, छत्तीसगढ़ की ब्रीफ रिपोर्ट करके जरूर भेजा है। होगा कि हम छत्तीसगढ़ में भाई 275 कहते हैं, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे तो कुछ आकलन तो किया होगा ना, आंकड़े तो होंगे। देखिए, 295 का उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए दिया है और मुझे लगता है पूरी तरह से वो फिट रहेगा और सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। तो मध्य प्रदेश जहां में तक बात छत्तीसगढ़ की है, हम बीजेपी से ज्यादा हमारे सांसद होंगे। तो बीजेपी से ज्यादा छत्तीसगढ़ में आप मध्य प्रदेश को कमिट नहीं कर रहे हैं प्रभु? लगता है कि बघेल साहब ने लड़ाई तो की है वहां पर, जीरो की बात 28%। ये अप्रत्याशित होता है। आप वोटों पे जा रहे हैं, आप जनक हैं टीवी में और पत्रकारिता में सफोलॉजी के ओपिनियन पोल्स लाने की। नहीं, कई जगह होगी जहां पर 70% वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, तो एवरेज ले, पर ये तो एवरेज है ना, 28% का अंतर। बघेल साहब की कौन सी में हो सकता है कि वहां बीजेपी के 40% हो। अच्छा, तो इक्का दुक्का ही सीट हो सकती है। 2-3 सीटें तो मेरे को लगता है कि इतना बुरा नहीं होने वाला। वहां बघेल साहब जैसे दिग्विजय सिंह भी हार रहे हैं इनके हिसाब से, और मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश हार रहे हैं, ये भी लग रहा है इसके हिसाब से कि जिस सीट से वो लड़ रहे हैं वो अच्छी सीट है उनके लिए। तो मेरे को लगता है कि 2 सीटें तो वहां से आनी चाहिए। मध्य प्रदेश से ज्यादा एक्सपेक्ट करना कांग्रेस के लिए। आपको जोड़ना चाह रहे थे जी? मैं अभी प्रभु जी जो बोल रहे हैं, मैं इसलिए राजगढ़ सीट के लिए बोल रहा हूं क्योंकि राजगढ़ सीट में दिग्विजय सिंह 30 साल के बाद लौटे हैं और जो अभी हाल का विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें चचौड़ा सीट से उनका भाई लक्ष्मण सिंह भी चुनाव हार गए। वहां 2 विधानसभाएं जीती हैं, एक जयवर्धन उनका बेटा और एक और सीट। वहां की स्थितियां ये है कि दिग्विजय सिंह का पीछा कर रहा सनातन विरोधी और इस समय पर कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद और धर्मवाद का बोलबाला चल रहा है। तो ऐसी स्थितियों में उनको हर जगह ये सफाई देनी पड़ रही है कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। पर करंट भी क्या आता दिख रहा है? मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता कि ये कम्युनल इलेक्शन है। मैं तो दिग्विजय की एज ए पॉलिटिकल पर्सनालिटी बात कर रहा हूँ। जब आर्गुमेंट कम्युनलाइजेशन का हो जाता है उसके ऊपर तो कोई काट है ही नहीं। जब लोगों ने सोचा हिंदू हैं और दिग्विजय सिंह कहते हैं हम सेक्युलर खेला है बीजेपी ने, इसमें कोई उसके बाद कोई काट शको तो है नहीं। और वो काम देश के दिल में क्या करता दिखा है। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ चलते हैं और ये भी गढ़ रहे हैं बीजेपी के। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की और गुजरात की। राजस्थान में 25 सीटें हैं और 2014 हो या 2019 दोनों ही बार 25 की 25 सीटें बीजेपी प्लस एनडीए जीतती दिखाई दी थी। 24 थी, एक हनुमान बेनीवाल वो एनडीए का ही हिस्सा थे। तो वहां पर वोट शेयर क्या कह रहा है? 55% एनडीए। ये देखिए हिंदी पट्टी में वही 2019 की तस्वीर, 50% से ज्यादा बीजेपी। यहां एनडीए इंडिया में कंफ्यूज मत होइए, सीधी बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी। 55% बीजेपी, 39% कांग्रेस, 4% का फर्क था, 4.5% का विधानसभा में। यह बढ़कर 16% हो गया है, वही मध्य प्रदेश की तरह। और सीटों में किस तरह से यह तब्दील होता है। अब ये जो 25 सीटें हैं, 21 से 23
बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और इंडिया गठबंधन को 2 से 4। ऊंट के मुंह में जीरा है, डूबते को तिनके का सहारा है कि 0 से चलिए 3 सीट बीच की मान लें, वो हम जीत जाएंगे। जो वोट प्रतिशत दिखाया जाता है उसमें पता चला कि 15, 16, 17% से भारतीय जनता पार्टी आगे है, एनडीए आगे है। इतना अगर वास्तव में फर्क है तो ये 2 से 4 सीटें क्यों मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए 2 से 4 सीटें, मुश्किल से 1 सीट मिलनी चाहिए। हाँ, 16% तो मतलब होता है अच्छा, क्लीन स्वीप। अब आप 16% 16% अंतर भी दिखा, ठीक है, नहीं आपकी बात सही है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिल सकते हैं, किसी में कम मिल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो चार सीटें दिखाई जा रही हैं कांग्रेस को मिलते हुए, मेरा अपना अनुमान ये था, मैं साथ आप पूछें इससे पहले ही बता देता हूं। हाँ, मेरा वो अपना मैं अनुमान अभी ये था मध्य प्रदेश, कि छत्तीसगढ़ का भी राजस्थान में पूछने वाला 5 से 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, 5 से 6 हाँ, सीट। और 4 सीट तक तो ये दिखा भी रहे हैं मतलब। हाँ, तो ये अनुमान बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग अलग दूर नहीं है, ज्यादा राजस्थान का सवाल है। हाँ, जहां तक राजस्थान का सवाल है, अब सीटों का अपना आकलन भी दे दिया है अभय दुबे ने। बाकी लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वो आकलन भी लेने वाला हूं। गुजरात भी आपको लिए चलूंगा। तो दक्षिण से होते हुए मध्य भारत जो है, हिंदी पट्टी के इलाकों का भी अब जायजा ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। कुल मिलाकर 274 सीटें हो गई हैं। 272 बहुमत का आंकड़ा है, तो बहुमत के आंकड़े से ऊपर की सीटों का यह आकलन, एग्जिट पोल हम आपके सामने पेश कर चुके हैं 543 में से, और इसमें 149 से 179 एनडीए के खाते में। अब इंडिया पिछड़ता दिखाई दे रहा है, 94 से 115, और यह मार्जिन क्या और बढ़ेगा? अभी हिंदी पट्टी के और राज्य भी आने बाकी हैं, और एनडीए ने जो ताल ठोकी थी अब की बार 400 पार या बीजेपी 370 पार, उसकी तरफ जा रहा है क्या? ये आकलन, ये अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। हम अभी राजस्थान की बात कर रहे थे, 3 सीट तक, 2 से 4, 25 में से कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। खाता भी नहीं खोल पाई थी पिछले 2 चुनाव में। प्रभु, ये कॉन्सोलेशन प्राइज इसी में तसल्ली करेगी कांग्रेस? अगर क्रिकेट की एनालॉजी देखें तो मेरे को लगता नहीं इतिहास के अंदर ऐसा कोई खिलाड़ी है जिसने, बहुत कम है जिसने 3 सेंचुरी एक बार बनाई, एक के बाद एक के बाद। हाँ। तो मोदी जी 3 सेंचुरी एक स्टेट के अंदर बना लेते अजहरुद्दीन ने बनाई थी। हाँ, एक मन का बहुत कम है, तो मोदी जी उसमें आ सकते हैं। मैं थोड़ा शो ऑफ कर रहा था कि मेरे को थोड़ा क्रिकेट का भी ज्ञान है। इतना तो मैं तो बहुत कम खिलाड़ी, मैंने यही इसलिए कहा बहुत कम, एक तुक्का आपने एक ही नाम गिनाया, तो मैंने मोदी जी भी एक तरह, इतनी जानकारी। तो मेरे को लगता है राजस्थान के अंदर 2 या 4 सीटें आ सकती हैं, इसमें कोई नई, ये आकलन ठीक लगता है उनका वहाँ पर। क्योंकि अभी जो हिंदी बेल्ट की जो बात करें, जिस तरह से हिंदुत्व फैक्टर है, मोदी फैक्टर, मैं कह रहा हूँ बार बार आपको, मोदी फैक्टर यहाँ डोमिनेट करता है, क्योंकि कांग्रेस को लीडर नहीं है। कितनी सीटें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब वसुंधरा राजे को माइनस किया गया तो ये कहा गया कि राजस्थान में बड़ी मुश्किल आएगी, तो विधानसभा चुनाव में भी मोदी, और वो भी अपने बेटे की संसदीय क्षेत्र में ही अपने आप को सीमित, वहां भी जैसे प्रभु जी बोल रहे हैं, तो सच्चाई है कि वहां मोदी फैक्टर था, और राजस्थान में मोदी जी के नाम पे विधानसभा चुनाव लड़ा गया और जीता गया। तो लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होना था। 2 सीटों पे जरूर संदीप भाई लग रहा था, पर वहां पर ठाकुरों की भी नाराजगी, जाटों की लामबंदी, किसान आंदोलन के चलते शेखावटी इलाका जी, गंगानगर से लेकर चुरू, नागौर, वो बहुत सारी सीटों का जिक्र किया जा रहा है। ये एक थ्योरी गढ़ी गई थी, थियरी गढ़ी गई। मुझे लगा कि 2 सीटों पे जरूर लड़ाई हो सकती है, क्योंकि राहुल कासबा जब चुरू सीट से लड़ने थे, उनका टिकट कटा। बाड़मेर का भी बड़ा, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि चुरू सीट से जब वो कांग्रेस में आए तो लगा कि चुरू में शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या पैदा होगी, और बाड़मेर में क्योंकि वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा था तो कैलाश चौधरी के सामने भी एक चुनौती आई। तो ये 2 सीटों पे लग रहा था। अब ये 2 सीटें कैसे परिवर्तित होंगी? क्या वो जाएंगी एक निर्दलीय और एक कांग्रेस के पास, या मुझे लगता है कहीं 25 की 25 ही नौ के पास आएंगे? श्रीदत्तन, राजस्थान में मेरे ख्याल से वो आपका इसमें आकलन सही है। 23 सीट्स उतना आ जाना चाहिए। 22 से 23 मतलब बीजेपी के पास आएंगी। यस, क्योंकि राकेश जी ने जो बोला है, मोदी, इवन बिफोर दैट असेंबली इलेक्शन में भी मैं गया था वहाँ पर, मोदी इज ए फैक्टर इन राजस्थान दैट वर्क फॉर बीजेपी। तो बीजेपी मजबूती दिखा रही है, कृष्णा हेगड़े थोड़े घटक ही दिक्कत दे रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग 40 पार्टी एक साथ लड़ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री हमारा कैंडिडेट है, हम अरे यूनाइटेडली 40 पूरा में से इलेक्शन 20 तो लड़े ऐसे हैं। हैं जिनका कोई सांसद ही नहीं है। देखिए उसका विधायक ठीक भी नहीं देखिए, है। वोट 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 परसेंटेज तो है, हाँ, छोटा मोटा जो भी है वोट परसेंटेज तो है। अब सभी को दरकिनार करे तो कैसे चलेगा संदीप भाई। दूसरी बात यह है कि आपने भी, आपके सर्वे ने भी ये स्पष्ट दिखाया है कि साउथ इंडिया में जहां इंडी गठबंधन को लगा कि उनको ज्यादा सीट मिलेगी, वहां पर भी उनको नहीं मिली। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी उनका जो है रोल पूरा ढीला बन गया है। और अगर आप वेस्टर्न इंडिया देखो, उत्तर भारत देखो और सेंट्रल इंडिया देखो, तो सब जगह पे बीजेपी की पूरी पकड़ है। और नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में सीट की खामी बीजेपी को पड़ रही है, वहां पर दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वो उसको कवर कर रहे हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता है कि अब की बार जो 400 तो पार का मतलब आंकड़ा क्या है ये वो कहना गलत है, वो होने वाला है। अभय क्या ये कहना सही होगा कि हम जो लगातार एक चर्चा कर रहे थे कि भाई ये चुनाव बड़ा एक सन्नाटा भरा चुनाव है, चुप्पी साधे हुए है, अंडर करंट क्या है, करंट में वो तब्दील नहीं हो रहा, स्थानीय चुनाव हुए हैं, फिर तो जो ये आंकड़े और आकलन हमारे सामने आ रहा है, एक सेंट्रल थीम है। प्रभु लगातार कह रहे थे कि मोदी बड़ा फैक्टर है, उसी के इर्द गिर्द, उस फैक्टर के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव लड़ा गया है क्या? देखिए, हम लोगों की जो भी चर्चा हुई इस बीच में, उस चर्चा में बार बार ये बात आती थी कि भारतीय जनता पार्टी की जहां उन्होंने उनका 100%, 95% उनका स्ट्राइक रेट था, वो घट सकता है, कहीं 5 सीट हार सकती है, कहीं 7 सीट हार सकती है, कहीं 10 सीट हार सकती है। इस प्रकार की हम लोग चर्चा कर रहे थे। कभी ये चर्चा नहीं हुई कि भारतीय जनता पार्टी कोई आउटराइट डिफीट होने वाली है, ऐसी होने वाली है कि वो 150 पहुंच जाएगी या वो 175 पे आ जाएगी। ऐसा किसी ने नहीं कहा, ना कोई अंदाजा था, ऐसा कोई कयास नहीं। ये जरूर कहा गया कि जो हालात हैं, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, थोड़ी बहुत ज़्यादा जो भी इसको समझा जाए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट अपने प्रभाव क्षेत्र में गिरेगा। वो गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, या हम समझते थे ज़्यादा गिरेगा, वो थोड़ा कम गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान है, मुझे तो जो दिख रहा है, पर वोट फीस राजस्थान में आपने 2 चुनाव से लगातार 25-25 वो 2 से 4 कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 सीटें कम हो रही हैं। नहीं, पर अब है 16% वोट शेयर का अंतर बरकरार है। नहीं, 50% से ऊपर बीजेपी मत ले रही है। ये जो वोट शेयर का अंतर दिखाई पड़ रहा है और जो सीटें हैं उनके बीच में एक अंतर विरोध है। वो अंतर विरोध जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे उसमें हल होगा, वो अंतर विरोध आप देख रहे हैं। हाँ, आप 60%, 50% से ऊपर जाएं तो 100% सीटें जानी चाहिए। फर्स्ट वो इन द पोस्ट होता है जैसे, वो तो इसका बात मतलब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वोट का नहीं है। मैं कहना चाहूंगा, वी कैन अग्री टू डिसएग्री, व्हाई नॉट? नहीं, इसमें तो वही कह रहे हैं जो बात कह रहे हैं। तो ये सवाल हम पोल है जो सर्वे में हम वोट प्रतिशत का अंतर दिखा रहे हैं, सीटों में वो बाकायदा कैसे तब्दील हो रहा है, अब देखिए, उसमें हमें कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 24% का फर्क बताया गया है, 28% फिर भी एक सीट, 28% के फर्क के बाद में तो किसी को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। एक सीट, फिर 0-1 क्यों दिखाया गया, वो भी नहीं मिलना चाहिए। असंभव है, मेरा मानना है। कोई टापू थोड़ा हो सकती है एक संसदीय क्षेत्र की, बाकी तो एक हवा बह गई और एक टापू पर कुछ बच गया। का मतलब हुआ कि दोनों के बीच में एक विधानसभा चुनाव फंसा हुआ है। पर इसमें एक बड़ा सवाल, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेटिव तो है, पर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कहीं पर किसी कैंडिडेट को 80% वोट मिले होंगे, कहीं पर जीतने वाले को जो है 50% से कम मिले होंगे। बहुत ज्यादा है। पर इसमें एक बड़ी तस्वीर क्या ये भी उभर रही है आलोक, 192 में से 178 सीटें जहां बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट हुई थी, वो बीजेपी जीत गई। 91% का सक्सेस रेट था। और आपकी भी, आप इस बात को डिनाई नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस के अंदर खाने भी आकलन यही था कि इनमें से 30-40 सीटें हम झटक लें, 52 से हम 100 की तरफ जाते हुए दिखाई दें तो ही सरकार बना पाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही आकलन था आपका, पर यह आकलन तो ध्वस्त होता दिख रहा है। नहीं संदीप भाई, केवल एग्जिट पोल हैं, और हमने जो कहा कि 30 से 40 सीटें हम बीजेपी के खाते से लेकर आएंगे, वो आप देख लीजिएगा, ज़रूर लेकर आएंगे। आप तमाम राज्यों में जिस तरह की सिचुएशन है, जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, 30 से 40 सीटें हम बीजेपी की जो नॉर्थ इंडिया में हैं उनको अपने पाले में लाकर लाने में सफल होंगे। और उसके अलावा प्लस इंडिया गठबंधन की जो पार्टनर्स हमारे हैं, समाजवादी पार्टी है और चाहे आरजेडी है, तमाम वो लोग भी पूरी तरह से अच्छी सीटें लेकर आएंगे। आधी सीटों का तो आकलन हो गया, आधी से ज्यादा सीटों का सामने नजर आ रहे हैं। आधी से ज्यादा सीटों का आकलन हो गया, 115 आपका ऊपर का आंकड़ा है।
मतलब बहुमत से आप बहुत दूर दिख रहे हैं। संदीप भाई 8% वोट का, संदीप भाई 8% का वोट का डिफरेंस था मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, और हम बिल्कुल 1/3 सीटों पर आ गए थे। अब यहाँ पर अगर 16% का वोट परसेंटेज का डिफरेंस होगा और हमें केवल 2 से 4 सीटें मिल रही हैं, और वो कैसे मिल रही हैं, फिर तो वो तो मिलनी ही नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं आंकड़ों में भी अभी बहुत चेंजेस आएंगे और कन्फ्यूजन्स आएंगे, और हमारी सरकार बनेगी। अभी भी पूरी तरह से इस बात का धैर्य है कि ये हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी इस बार। राजस्थान में कितनी जीत रहे हैं? राजस्थान में 8+ आपका आकलन है। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात हो गई तो गुजरात की भी बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है, आपका आकलन है, और गुजरात को तो गढ़ कहा जाता है, ओरिजिनल लेबोरेटरी, प्रयोगशाला बीजेपी की, और वहां पर मुख्यमंत्री भी रहे। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से आते हैं, चुनाव अब काशी से लड़ते हैं, लेकिन वो छाप तो रहती ही है। तो वहां पर वोट प्रतिशत क्या है? वोट प्रतिशत में जो अंतर है बीजेपी का, कहीं भी वो जो गढ़ थे 50%, क्या गुजरात में तो 62% वोट शेयर लेती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। इंडिया गठबंधन, यहां गठबंधन शब्द मैं बरकरार रखूंगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव लड़ा है, तो 35%। अब ये 27% का फर्क, छत्तीसगढ़ में 28% का फर्क, और यहां पर 27% का फर्क, और 26 की 26 सीटें जीती थी 2019 में। और इस बार ये आंकड़ा, वोट शेयर का आंकड़ा, सीटों में कैसे तब्दील होता है, अब आपके सामने वो भी पेश कर देता हूं। 26 की 26 सीटें, या गुंजाइश है कि एक सीट हार भी सकती है बीजेपी। अब वो इन्फॉर्मिटी की बात फिर आ जाएगी। 27% का अगर फर्क है तो वो एक सीट कोई टापू है क्या, कि भाई वहां पर बिल्कुल ही बाकी 25 सीटों से अलहदा कुछ काम हो गया। ऐसा टापू होगा जहां मोदी जी से ज्यादा पॉपुलर है, कितना बड़ा डिफरेंस को भी कवर कर गया वो। पर यहां पर एक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, भरूच सीट बड़ी चर्चा में रही, भावनगर को लेकर भी कुछ भाव ऊपर नीचे होते रहे। प्रभु संदीप, 28% का फर्क के अंदर एक कैंडिडेट कवर करेगा, एक कैंडिडेट इसका मोदी से ज्यादा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलरिटी उस गुजरात के अंदर तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होना। तो यहां पर अब 200 का आंकड़ा पार कर रही है एनडीए, 205 कुल मिलाकर सीटों का जो आकलन किया है 300 में 205, तो ये मोटा मोटा 68%, 69% सीटें, 2/3, हर 3 में से 1-2 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। राकेश, निश्चित तौर पे जैसे गुजरात का अभी प्रभु जी ने कहा, बिल्कुल सही है कि एक विधानसभा सीट जीतने वाले को आप 2 लोकसभा सीट दे देते हो कि आप लड़ो। हाँ, अब मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट इन्होंने दे दिया। संदीप भाई, आप आश्चर्य करेंगे, तो सूरत में तो वो कैंडिडेट ही भाग गया। मैं बता, आप आश्चर्य करेंगे कि 0.8% समाजवादी पार्टी खजुराहो सीट पे पाई थी, और उसको आपने खजुराहो सीट दे दिया समाजवादी पार्टी को, और उसका कैंडिडेट भी बैठ गया भारतीय जनता पार्टी। जब देनी थी तब नहीं दी, विधानसभा में वो मांगते रह गए, रात को 1 बजे तक कमलनाथ ने बिठाए रखा, इंतजार कराया, वहां पर सीटें नहीं दी, यहां पर दे दी। जो मोदी दूसरे राज्यों में अपने सांसदों को जिता रहा है, वो मोदी गुजरात में कैसे एक सीट हारने देगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा चमत्कारी चेहरा है जो एक सीट कांग्रेस को दिलवा सकता है, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन मोढवाडिया जैसे सीनियर आदमी भी छोड़ के चले गए, अब बचा कौन है वहां? रोहन गुप्ता भी चले गए, तो बचा कौन है वहां? इनका क्वेश्चनिंग है कि बाकी सब जीत लीजिए। मेरा कहना है कि डेटा के हिसाब से डेटा अगर ठीक है तो किसी को नहीं है, मोदी तो है ही, वो तो फैक्टर है। या कुछ इसके अंदर भाई एक सीट जीत रहे हैं तो क्या 2-4 सीटें कहीं अटकी भी हुई थी क्या गुजरात? नहीं, देखिए ये संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। जो चावला साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, मैं राकेश जी की बात से भी सहमत हूँ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन तीनों प्रांतों में मुझे कोई संभावना पहले नज़र नहीं आ रही थी, और मोटे तौर पर मैं इस नतीजे से, जो एग्जिट पोल है, इससे मैं सहमत हूँ।
राजस्थान में बस मेरा कहना ये है कि राजस्थान में मेरा ख्याल था और कर्नाटक में मेरा ख्याल था कि वहां हम लोग ये कांग्रेस कुछ ज्यादा जीत सकती है। कर्नाटक में मुझे भी लग रहा था कि शायद कांग्रेस कर्नाटक इंप्रूव को करेगी। लेकर हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं नहीं, आंकड़ा कुछ और हो सकता है, कहानी में अभी ट्विस्ट है क्या। पर जो बड़ी तस्वीर आ रही है, 300 सीटों का आकलन, 205 का आंकड़ा छूते हुए एनडीए गठबंधन, इंडिया 116 पर ही अटका हुआ है। ये लीड लगभग 90 सीटों की हो चुकी है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। सी वोटर का एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन 300 सीटों का जो हमने आकलन किया है, 205 का आंकड़ा छूते हुए एनडीए। अब एक छोटे राज्य की भी बात कर ले, बहुत ही खूबसूरत राज्य है, पसंदीदा है मेरा, गोवा। अब गोवा में सीटें 2 हैं, तो वहां पर वोट शेयर किसके हिस्से कितना जा रहा है, यह भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वोट शेयर का जो आंकड़ा है, और उसको भी हैंग कर दिया थोड़ा सा हमारे पीसीआर डायरेक्टर ने, मैं बता देता हूं। 45 एनडीए और इंडिया 46, टू क्लोज टू कॉल, बहुत ही नजदीकी मामला। एनडीए दोनों सीट भी जीत सकती है या एक सीट, और इंडिया को एक सीट भी मिल सकती है, वही 2019 वाली स्थिति। लेकिन अब जो ये बड़ी तस्वीर आ रही है, तो प्रभु हम लगातार जो माथापच्ची कर रहे थे, था लेने की कोशिश कर रहे थे, परतें उधेड़ रहे थे चुनाव की, जी खामोश चुनाव है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई अंडरकरंट अभी पकड़ में नहीं आ रहा, हर चरण में मुद्दे बदल रहे हैं, स्थानीय होते जा रहे हैं। पर यहां तो एक सेक्युलर ट्रेंड, 15% का डिफरेंस, 16 का, 23 का, जी 28%। तो हम काइट फ्लाइंग ही कर रहे थे या हम चुनाव ही नहीं पकड़ पाए? संदीप, मैं एक पहले बात बता रहा हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता रहा, इकोनॉमिक्स का टीचर रहा हूँ। ये स्टैटिस्टिकल जो नंबर और सीट का कोरिलेशन है, ये थोड़ा साइंटिफिकली ठीक नहीं लगता मेरे को। मैं ये नहीं कि सीट गलत है, मैं कह रहा हूँ परसेंटेज वोट और सीट पे जो डिफरेंस है, ये इसके बाद कुछ और दिखाई देगा। सीटों में कितना परिवर्तन होगा मैं नहीं कह सकता उसके बारे में। नहीं, ऐसा मौन रहकर मौन नहीं, आधी से ज्यादा वोटर ढोल बजाने- मतलब मौन का सत्ताधारी ये- दल के पक्ष में था। मौन इसलिए लोगों ने मन बना लिया, जैसे कहते हैं महिला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं ने जुट करके वोट दे दिया मोदी जी के नाम पर। फिर बार बार कह रहा हूँ, अगर ये एग्जिट पोल पर वो सड़कों पर, चौराहों पर आकर चिल्लाते थे 2019 में। एग्जिट पोल ठीक निकल सकता है, उसमें सीटों का 5-10% का फर्क पड़ सकता है अगर ये आंकड़े ठीक है, परंतु परसेंटेज वोट में बहुत फर्क निकलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। राकेश, और दूसरी बात, एक कंप्लीट एक हाँ, सेंटेंस, प्लीज। और दूसरा जो आपका इसमें ये क्या है, जहाँ भी कांग्रेस है और बीजेपी डायरेक्ट फाइट है, वहां पर परसेंटेज बीजेपी की बढ़ी है। इसका मतलब कांग्रेस फिर उन स्टेट्स के अंदर सिमटती चली जा रही है, सिंकरती तो जाती है। कांग्रेस के जो वो जान आ गई हाँ, कि अगर कुछ ये खड़ी डेटा होती सच है, अगर दिख रही है, डेटा वो सच नहीं है, हो रहा है। तो कांग्रेस बड़ा- उतर गई। बड़ी तस्वीर ये भी उभर रही है क्या राकेश? देखिए, हम सब लोग ये भी चर्चा करते थे, जब वोट ऑफ परसेंटेज आता था तो हम चर्चा कर रहे थे कि वोट परसेंटेज को लेके अलग अलग तरह की थ्योरी, अलग अलग तरह की कहानी आई। तो जो परसेंटेज आ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकला और इंडिया गठबंधन का वोटर नहीं निकला। तो क्या इंडिया गठबंधन के लोग अपने पर वोटर को, भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो गाजे बाजे के साथ निकलता है, नहीं, इतनी खामोशी से इसका निकला इस मतलब तो बार। उन्होंने तय करके रखा हुआ था कि हमको मोदी को जिता देना है, तो मन पहले ही 2024 बनाकर में। बैठा हुआ था कि वोटर अब है। नहीं, देखिए, मैं अभी जब बीच में हम लोग ब्रेक हुआ था 4 मिनट का, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस की एक स्थापित थ्योरी है कि जब चुनाव में कोई जोश ना हो, कोई हंगामा ना हो, दिखाई न पड़ रहा हो कोई ट्रेंड, कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, कोई लहर ना दिखाई पड़ रही हो, तो ऐसे में यथास्थिति यानी स्टेटस को जो पहले था वो आमतौर पे घुमा फिराकर वही हो जाता है। पर उस थोड़े चर्चा बहुत में अंतर के क्योंकि साथ। वो 2004 में नहीं हुआ हाँ था। 2004 2000 मैं कह रहा हूँ, क्या इसीलिए हुआ? मैं कह रहा हूँ ये बुकिश थ्योरी है, ये किताबी थ्योरी है। जरूरी नहीं कि जमीन पे हर बार ये घटित हो। स्टेटस को जब बड़ा लीडर रहा, अटल जी भी लीडर बड़े थे, लोगों ने कहा अटल जी के नाम पे इंडिया वोट पड़ेगा। शाइनिंग का नारा भी नहीं, था। अटल जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। चुनाव प्रीपोन कराए गए थे। कौन कराएगा? वो तो अटल जी ने बाद में मेरे को कहा था कि गलती हो गई, हम हारेंगे। अटल जी ने मेरे को कहा श्री दत्तन, सर, मैं कई जगह पे गया था, पर मैं कई जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट्स के खिलाफ लोकल सेंटिमेंट्स था, पर लास्ट में सारे बीजेपी एक्टिविस्ट को फ़ोन पे कहा था, आपका ट्रेंड यहाँ पर कम हो रहा है, आप जरा लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित कर दो। ऐसे सभी वर्कर्स को मैसेज गया है। आई नो फ्रॉम
लॉट ऑफ पीपल सेंड टू मी ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑर्गेनाइज तो इसको बड़ी आसान भाषा में आपके सामने पूरी तस्वीर मुकम्मल करूं तो वो ये कि जैसे आप गाड़ी है दौड़ा रहे हैं 120, 130, 150 तक आप चला सकते हैं, चल रही है, उसमें छोटे मोटे डेंट लग जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, हेडलाइट उड़ जाए, ऐसा बीजेपी की गाड़ी चुनावी रथ में होता नहीं दिख रहा है। छोटे मोटे डेंट पड़े हैं कि 1 सीट 2 सीट कहीं हार रहे हैं, बाकी 2019 का जो परफॉर्मेंस जिसे लेकर बहुत सारी बातें की गई कि भाई राष्ट्रवाद का पुट था, उसमें लाभार्थी जाति थी, ऑपोजिशन का यूनिटी इंडेक्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इतनी बड़ी लीड ले ली, वो लीड क्या बरकरार है? पर ये एग्जिट पोल है, मैं फिर से कह दूं एग्जैक्ट पोल नहीं होता, 4 तारीख का भी इंतजार करेंगे, लेकिन बीजेपी की बातें जरूर खिल रही हों।